की हमारी वीडियो एक अलग और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के 5 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। अब वैसे उत्तराखंड के बारे में बताने के लिए, जानने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स, हज़ारों में फैक्ट्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे उन 5 फैक्ट्स की जो उत्तराखंड को इंटरनेशनल लेवल से जोड़ते हैं। साथ में उनसे रिलेटेड और भी कई सारी डिटेल्स उत्तराखंड के बारे में हम जानेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए जानते हैं ये 5 अमेजिंग फैक्ट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे उन 2 धार्मिक स्थलों की जो उत्तराखंड या सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पर स्थित धार्मिक स्थल हैं। तो हमारा पहला धार्मिक स्थल है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। चमोली ज़िले में स्थित ये गुरुद्वारा वर्ल्ड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है, जिसका एल्टीट्यूड लगभग 4,633 मीटर है। हालांकि इससे भी ऊंचाई पर स्थित एक गुरुद्वारा गुरुद्वारा डंगमार साहिब सिक्किम में था, लेकिन 2017 में स्थानीय प्रशासन ने उसे बंद करा दिया। तो इस तरह वर्तमान में, प्रेजेंट में हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर स्थित गुरुद्वारा है गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। इसके अलावा हेमकुंड साहिब वर्ल्ड का एकमात्र पेंटागनल यानी पंचकोणी या पंचभुजा के आकार का गुरुद्वारा है। इसका ये आकार इसलिए है ताकि सर्दियों में इसके ऊपर इसकी छत पर बर्फ़ जमा ना होने पाए। ये गुरुद्वारा हेमकुंड से सटा हुआ है। कुंड यानी एक छोटी झील नुमा वाटर बॉडी। इसे हम हेमकुंड लेक या हेमकुंड साहिब सरोवर के नाम से जानते हैं। और इसके दूसरी तरफ यहाँ पर एक छोटा लक्ष्मण मंदिर भी है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिसमें देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत सी संख्या में श्रद्धालु होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले धार्मिक स्थल पर, जो है तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के पंच केदारों में से एक, यानी केदार मतलब भगवान शिव के धाम, तो इन 5 धामों में से एक, और अगर क्रम वाइज देखें तो तीसरे नंबर का केदार या फिर शिव धाम है। और ये स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में चोपटा तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक पर। तो इस ट्रैक पर तुंगनाथ मंदिर से नीचे या इससे पहले उत्तराखंड का बहुत फेमस और बहुत सुंदर हिल स्टेशन चोपटा पड़ता है, जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। वैसे उत्तराखंड में कुछ और जगहें भी हैं जिनकी तुलना हम स्विट्ज़रलैंड से करते हैं या जिनकी तुलना स्विट्ज़रलैंड से की जाती है। जैसे बागेश्वर ज़िले में स्थित कौसानी। 1929 में जब गांधी जी कौसानी आए थे, तो यहाँ के दृश्यों से प्रभावित होकर उन्होंने इसे स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा था। और इसके अलावा, कौसानी के अलावा, उत्तरकाशी ज़िले में स्थित हर्षिल को भी उत्तराखंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, लेकिन ये उतना फेमस नहीं है जितना कि चोपटा। तो हम वापस से चलते हैं चोपटा पर। चोपटा के बाद इस ट्रैक पर आता है हमारा तुंगनाथ मंदिर, और तुंगनाथ मंदिर से ऊपर है चंद्रशिला, जिसे हम मून रॉक के नाम से भी जानते हैं, जो कि इस पहाड़ का या इस ट्रैक का टॉप पॉइंट है, इसकी चोटी है। तुंगनाथ मंदिर पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, और ये ऊंचाई है लगभग 3,680 मीटर। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तो है, लेकिन इसे हम सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर नहीं कह सकते या प्रमुख मंदिर नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ऐसे प्रमुख मंदिर और भी हैं जो इससे भी अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। जैसे नेपाल में स्थित मुक्तिनाथ मंदिर, वो लगभग 3700 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित है। तो ये थी विशेषता तुंगनाथ मंदिर की। अब हाईएस्ट एल्टीट्यूड और अमेजिंग फैक्ट्स की बात हो ही रही है, तो एक एडिशनल पॉइंट भी हम जोड़ देते हैं। हालांकि ये इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है, लेकिन ये एक अनोखा मंदिर है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं, जो कि ऊंचाई में तुंगनाथ से सिर्फ 20 से 25 मीटर ही कम है। यह है चमोली ज़िले में ही स्थित बंशी नारायण मंदिर। ये लगभग 3,657 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित है। और भगवान विष्णु के इस मंदिर की खास बात ये है, इसका अनोखापन ये है कि ये पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन, जो कि रक्षाबंधन का दिन होता है, सिर्फ उसी दिन इस मंदिर के कपाट खुलते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे फैक्ट पर। ये भी एक रिलीजियस प्लेस है जो उत्तराखंड का इंटरनेशनल कनेक्शन दिखाता है। ये मंदिर है कुमाऊं से, नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम, बाबा नीम करौली जी का आश्रम। 15 जून 1964 को
बाबा करौली जी द्वारा एक हनुमान मंदिर के रूप में इस मंदिर की स्थापना की गई थी और आज इसे कैंची धाम या बाबा नीम करौली या नीम करौरी आश्रम के नाम से जाना जाता है। इसकी खास बात यह है कि एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग यहाँ इस मंदिर में आ चुके हैं। यही नहीं, और भी कई फेमस इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ जैसे हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स और उनके अलावा लैरी ब्रिलियंट, रिचर्ड एल्पर्ट, ऐसे कई सारे बहुत से लोग नीम करौली बाबा के फॉलोअर्स हैं। तो हर साल 15 जून को इसके स्थापना दिवस के दिन यहाँ एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु न सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि विदेशों से भी आते हैं। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। ये है हमारा ऋषिकेश। ऋषिकेश उत्तराखंड के इंटरनेशनल कनेक्शन में सबसे आगे है, क्योंकि ऋषिकेश को कहा जाता है योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसके पीछे कारण ये है कि अगर आपको योग सीखना है, करना है, जानना है, तो ऋषिकेश उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ आपको आसानी से बहुत सारे योगा आश्रम, सेंटर्स, योगा गुरुज और स्पिरिचुअल गुरुज मिल जाएंगे। इसीलिए हर साल बहुत सारे विदेशी ध्यान, योग, मेडिटेशन ये सब सीखने यहाँ ऋषिकेश आते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश का एक और इंटरनेशनल कनेक्शन दिखाता है द बीटल्स आश्रम। 1968 में ब्रिटेन का एक बहुत फेमस रॉक बैंड द बीटल्स भारत आया, ऋषिकेश आया। इस बैंड में 4 मेंबर्स थे जिन्हें फैब 4 के नाम से जाना जाता था। तो वो 1968 में जब स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन वगैरह सीखने ऋषिकेश आए, तो यहाँ महर्षि महेश योगी जी के आश्रम में वे लोग रुके। यहाँ रहने के दौरान बीटल्स ने लगभग 40 से 48 गाने लिखे, जो कि उनकी फेमस एल्बम्स द वाइट एल्बम और एबे रोड में रिलीज़ किए गए। तो इस तरह आगे चलकर ये आश्रम द बीटल्स आश्रम के नाम से फेमस हो गया। वैसे स्थानीय लोग इसे 84 कुटिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पहले इस आश्रम में 84 कुटियाँ हुआ करती थी। हमारा अगला और चौथा पॉइंट है एप्पल्स और एक अंग्रेज राजा के बारे में। आपने कश्मीर और हिमाचल के फेमस एप्पल्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है उत्तराखंड में भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ के सेब काफ़ी फेमस हैं, जैसे उत्तरकाशी में हर्षिल, अल्मोड़ा का चौबटिया, देहरादून का चक्राता और चमोली, टिहरी गढ़वाल में भी कई ऐसे इलाके हैं। यही नहीं, उत्तराखंड कश्मीर और हिमाचल के बाद पूरे भारत में सेब उत्पादन करने वाला भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के सेब को और फेमस करने के लिए, एप्पल के प्रोडक्शन को और बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार पिछले कुछ सालों से हर साल एप्पल फेस्टिवल का आयोजन कर रही है। पिछले साल एप्पल फेस्टिवल 23 से 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी के हर्षिल में मनाया गया था। ये वही हर्षिल है जिसके बारे में अभी हमने जाना था कि इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तो हर्षिल में वैसे तो कई प्रकार के सेब उगाए जाते हैं, जैसे रॉयल डिलीशियस, रेड डिलीशियस, लेकिन हर्षिल के सेब फेमस हैं विल्सन एप्पल्स की वजह से। विल्सन एप्पल्स इनफॉर्मली यहाँ के एप्पल्स को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सेब की खेती की शुरुआत करने का श्रेय जाता है फेडरिक एडवर्ड विल्सन को। तो हुआ यूँ कि 1840 के आसपास एक ब्रिटिश सैनिक फेडरिक एडवर्ड विल्सन हर्षिल में आकर बस गया। यहाँ उसने सेब की खेती शुरू करी वेंस डिलीशियस वैरायटी से, और साथ में कुछ और फलों की बगानी और राजमा वगैरह की खेती भी शुरू करी। उसने आसपास के गांवों के लोगों को भी प्रेरित किया और उनके साथ मिलकर यहाँ एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा किया। इसके अलावा उसने ब्रिटिश सरकार के साथ यहाँ की टिम्बर यानी कि इमारती लकड़ी का भी व्यापार किया, और उसका ये बिजनेस इतना चला कि कुछ ही समय में वो टिहरी के राजा से भी ज़्यादा अमीर हो गया। और फिर उसने हर्षिल को अपना छोटा सा स्वतंत्र राज्य ही बना लिया। यहाँ तक कि उसने अपने नाम से ये सिक्के भी चलाए। यहाँ के स्थानीय लोग उसे ह्यूल्सन साहब के नाम से पुकारते थे। इसके अलावा वो राजा विल्सन और पहाड़ी विल्सन के नाम से भी जाना जाता था। उसकी बनाई हुई कोठी का प्रतीकात्मक स्वरूप हर्षिल में आज भी है। तो इस तरह हर्षिल मिनी स्विट्ज़रलैंड कहलाने के अलावा एक तरफ अपनी इंटरनेशनल क्वालिटी के एप्पल्स के लिए फेमस है, तो दूसरी तरफ फेमस है पहाड़ी विल्सन की वजह से। 2009 में एक स्कॉटिश राइटर रॉबर्ट हचिनसन ने फेडरिक विल्सन पर अपनी एक किताब भी पब्लिश करी है, द राजा ऑफ हर्षिल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी पॉइंट पर। यूनेस्को एक बहुत फेमस अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका काम है पूरी दुनिया में एजुकेशन, सोशल और नेचुरल साइंस और कल्चर से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा देना, उन्हें संरक्षित करना और इस तरह पूरी दुनिया में एकता और शांति बनाए रखने की कोशिश करना। आपने सुना ही होगा
जैसे इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर घोषित किया है, तो ये काम यूनेस्को ही करता है। बाकी आपने शायद ये भी सुना होगा कि हमारे नेशनल एंथम को या हमारे प्रधानमंत्री जी को या हमारे नेशनल फ्लैग को यूनेस्को ने वर्ल्ड में सबसे बेस्ट घोषित किया है। ये सब फेक न्यूज़ हैं, ये यूनेस्को नहीं करता। तो अभी फ़िलहाल वर्तमान में पूरे भारत में 38 जगहों को 38 साइट्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी कि विश्व धरोहर घोषित किया है। यूनेस्को के अनुसार ये साइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज़ रखती हैं और ये सिर्फ भारत या किसी एक राज्य की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की संपत्ति है, पूरे विश्व की धरोहर हैं। तो उत्तराखंड में भी एक नेचुरल हेरिटेज साइट है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स। हालांकि इन्हें एक साइड माना गया है लेकिन असल में ये दो अलग अलग नेशनल पार्क्स हैं। अब ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको नंदा देवी पर्वत के बारे में पता होना चाहिए। ये ट्विंस पर्वत चोटियां हैं, नंदा देवी वेस्ट और नंदा देवी ईस्ट। नंदा देवी ईस्ट को सुनंदा देवी के नाम से भी जाना जाता है और नंदा देवी वेस्ट है उत्तराखंड की सबसे ऊंची और पूरे भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के बाद। लेकिन कंचनजंगा जो है वो उसका आधा हिस्सा नेपाल में है। तो अगर हम पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है नंदा देवी वेस्ट। 1980 में नंदा देवी पर्वत के आसपास के इलाके को नेशनल पार्क बनाया गया और इसे नाम दिया गया संजय गांधी नेशनल पार्क। इसी के साथ 1980 में ही वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी बनाया गया। फिर 1982 में संजय गांधी नेशनल पार्क का नाम बदल कर दिया गया नंदा देवी नेशनल पार्क। इसके बाद 1988 में इसको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया और इसका कोर जोन बना नंदा देवी नेशनल पार्क। इसी साल यूनेस्को ने इसे अपने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया और इस बायोस्फीयर के कोर एरिया यानी कि नंदा देवी नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। वर्तमान में भी ये बायोस्फीयर रिजर्व चमोली जिले के अलावा पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कुछ हिस्से में फैला हुआ है। फिर सन 2000 में सरकार ने इस बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया बढ़ाया और इसका दूसरा कोर जोन बना वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इस नए और बड़े बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में 2004 में जोड़ा गया और फिर अगले साल इसके दूसरे कोर एरिया को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। लेकिन क्योंकि ये एक ही बायोस्फीयर रिजर्व और एक ही एमएबी प्रोग्राम का हिस्सा था, इसलिए इसे एक हेरिटेज साइट माना गया, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अलावा यूनेस्को और उत्तराखंड का एक और रिलेशन है। आपको पता ही है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हिमालय के पास वाली जगहें हैं, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, नेपाल है, कश्मीर है, यहाँ पहाड़ी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और पहाड़ी भाषाओं को हम एरिया के हिसाब से 3 भागों में बांटते हैं। वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेजेस जैसे जौनसारी, हिमाचली, डोगरी, कश्मीरी एक्सेट्रा। इस हिस्से में बोली जाती है सेंट्रल पहाड़ी लैंग्वेजेस जैसे हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली, और ये इलाका है ईस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेजेस का जैसे खसकुरा, नेपाली, जुमली एक्सेट्रा। हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख लोक भाषाओं में से एक वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज जौनसारी की। तो यूनेस्को एक एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस इन डेंजर नाम से रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी भाषाएं खतरे में हैं, कितने लोगों द्वारा बोली जाती हैं या कौन सी समाप्त होने को हैं। इसमें जौनसारी भाषा को डेफिनेटली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब ग्रैंड पेरेंट्स या बूढ़े लोग इसे बोलचाल में लाते हैं, लेकिन उनकी दूसरी पीढ़ी इसे समझती तो है लेकिन बोलती नहीं है, और तीसरी पीढ़ी यानी बच्चे उसे और भी कम समझते हैं। इसके अलावा यूनेस्को ने इस एटलस में भारत की 42 भाषाओं को क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स, 5 फैक्ट्स जो उत्तराखंड का इंटरनेशनल कनेक्शन दिखाते हैं। उम्मीद है इनसे आपको उत्तराखंड के बारे में काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। वैसे इनमें से आपको जो पॉइंट सबसे पसंद आया उसे ऊपर सर्वे में आई बटन पर क्लिक करके वोट ज़रूर दें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।